दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब नया नियम लागू। अब शादी तिलक के भी थाने में देनी होगी सूचना। लागू हुई नई एसओपी। जी हाँ, देखिए बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने नई एसओपी लागू की है, जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देनी होगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हुआ सूचना पत्र भी भर देना होगा। ये जानकारी एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। एडीजी कानून व्यवस्था संजय सिंह ने बताया कि हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से नई एसओपी लागू की गई है, जिसके दायरे में शादी तिलक मुंडन जनेऊ के सभी कार्यक्रम आएंगे। लेकिन पुलिस का फोकस मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल जैसे जगहों पर आयोजित होने वाले उन आयोजनों पर रहेगा जहां ज़्यादा भीड़ जुड़ सकती है और हर्ष फायरिंग का खतरा हो सके। इसके अलावा थानों को भी निर्देश जारी किया गया कि मैरिज हॉल की सूचना बनाकर वहां सीसीटीवी लगवाए जाए। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश के शिक्षा मंत्री को बड़ा झटका। भाई रामचंद्र यादव बीजेपी में हुए शामिल। चंद्रशेखर की खोली कलई। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। चंद्रशेखर के बड़े भाई प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पटना में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद एवं अन्य कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दमन थाम लिया। भाजपा में आते ही रामचंद्र यादव ने अपने भाई और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पोल खोल दिया और उनके खिलाफ मधेपुरा से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक चैनल को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर रामचंद्र यादव ने कहा कि उनके छोटे भाई चंद्रशेखर भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री है, लेकिन उन्हें रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर इतिहास के नहीं बल्कि पॉलिटिक्स साइंस के टीचर रहे हैं। इतिहास के बारे में शिक्षा मंत्री को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से मात्र 1 साल इतिहास की पढ़ाई की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भारी बारिश से उफान की ओर। गंगा, सोन और पुनपुन नदी का भी बड़ा जलस्तर। अलर्ट पर है प्रशासन। राज्य में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में नदियों के जलस्तर में 8 से 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गंगा समेत कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से लगभग 7 मीटर नीचे है, लेकिन जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। खासकर गंगा नदी का जलस्तर सभी जगहों पर बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में होने वाली बारिश के कारण बिहार की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालांकि सोन नदी का जलस्तर स्थिर है, जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल दीघा की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा, सोन और पुनपुन नदियों का तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 5 दिन जमकर बरसेंगे बादल। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जी देखिए, बिहार में मानसून की सक्रियता से पटना सहित राज्य के 12 जिलों में अति भारी से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे सूबे में मानसून सक्रिय है, लेकिन कुछ जिलों में इसका प्रभाव अधिक है, जिससे मध्यम से भारी बारिश हो रही है। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 12 जिलों में भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं देखिए, पटना में जून में एक दिन में हुई बारिश का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक 143 मिलीमीटर बारिश हुई है। पटना में दिन भर में बारिश के 3-4 झांके भी आए हैं। राज्य भर में बारिश और बादलों के छाने से अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है। पटना में सुबह मात्र 3 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश से कई जगहों पर जल भराव हो गया है। हालांकि निचले इलाकों को छोड़ दे तो कई जगहों पर धीरे धीरे पानी निकल गया है। वहाँ देखिए, मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ फिलहाल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से लेकर नागालैंड तक फैला हुआ है। इससे जुड़ा एक चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार और ऊपरी हिमालय क्षेत्र तक विस्तृत है। इसके प्रभाव से पटना समेत राज्य भर में कहीं अति भारी तो कहीं भारी तो कहीं मध्यम से आंशिक बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ठनका का कहर जारी। 36 घंटों में 14 मरे। बिहार में गुरुवार से आकाशीय बिजली का कहर जारी है। आसमानी आफत से अब तक 14 लोगों की मरने की खबर है। शुक्रवार को औरंगाबाद में 2 लोग ठनका गिरने से झुलस कर मर गए। इससे पहले नवादा से वज्रपात की चपेट में आकर 3 युवकों की मरने की खबर आई है। वहीं गुरुवार को 24 घंटे में 9 लोगों की ठनका गिरने से मरने की खबर आई है। बड़ी खबर में देखिए, डोमिसाइल नीति पर 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा। आज से सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। जी हाँ, देखिए, बिहार सरकार की ओर से शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म किए जाने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है।
शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से सरकार को 72 घंटे के अंदर का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि अब पूरा हो गया है। आज से शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, डोमिसाइल नीति लागू किए जाने को लेकर आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने यह मांग की है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग से हटाकर पशुपालन विभाग दे देना चाहिए। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को हमने 72 घंटे का समय दिया था, लेकिन वह हमारी बात हम तक नहीं मानी है। अब शनिवार की सुबह 10 बजे से गांधी मैदान से हम लोग आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार को डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा। हम लोग पीएम का सपना नहीं चलने देंगे। हमें पीएम बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप डोमिसाइल नीति लागू करिए। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के यूनिवर्सिटी में होगा नया सिलेबस। अब वेद पुराण और वसुवेद कटुबंध का पाठ पढ़ेंगे छात्र, राजभवन ने जारी किया अधिसूचना। बिहार में अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को वेद पुराण, भारत वर्ष की अवधारणा और कटुम्बकम का पाठ पढ़ाया जाएगा। राजभवन की तरफ से राज्य के अलग अलग यूनिवर्सिटी को भेजे गए नई 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नई चीजें शामिल की गई है। इसके बाद इतिहास से स्नातक करने वालों को वेद पुराण, स्मृतियां आदि के बारे में भी पढ़ना होगा। राजभवन की ओर से फिलहाल 2 सेमेस्टर का सिलेबस जारी किया गया है। दरअसल राजभवन द्वारा भेजे गए सिलेबस में इतिहास के छात्रों के लिए टाइम और स्पेस की भारतीय अवधारणा, ब्राह्मणी, खरगोष्ठी, पाली और अवट लिपि का विकास, भारतीय भाषाओं और बोलियों का विकास जैसे विषय भी पढ़ाए जाने की बात कही गई है। जबकि राजनीति विज्ञान में छात्रों को वैश्विक राजनीति के बारे में पढ़ाया जाएगा। हिंदी में छात्रों को लोक साहित्य और परियोजन मूलक हिंदी पढ़ाई जाएगी। दर्शन शास्त्र में समकालीन भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन होंगे। वहीं नए सिलेबस के साथ इसके संबंध में पुस्तकों का भी उल्लेख किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। अब घंटों में होगी असली और नकली शराब की पहचान। इन जिलों में खुलेगा जांच सेंटर। जी हां, देखिए, बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। इसके बाद से राज्य में कहीं भी शराब पीना या उससे जुड़ा किसी भी तरह का कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है और इसको लेकर कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बाद भी इस कानून के क्या हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। राज्य में इन दिनों शराब की होम डिलीवरी का एक चलन बढ़ गया है। देखिए, राज्य में शराबबंदी के बाद से जहरीली और नकली शराब की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इसको लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई करके शराब जब्त कर रही है। लेकिन जब्ती के बाद भी सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि शराब असली है या नकली। अभी फिलहाल इसकी रिपोर्ट के लिए पुलिस को 3-4 दिनों का इंतजार करना पड़ जाता है। अब ऐसे में नीतीश सरकार ने इसका तोड़ निकाल लिया है। दरअसल अब शराब माफिया नकली या मिलावटी शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसी वजह से जब्त शराब की जांच रिपोर्ट जल्दी ही नहीं मिल पाने के कारण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी होती है। अब इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सहरसा में रसायन परिक्षण केंद्र खोला जाएगा। यहाँ शराब की जांच की जाएगी। वहीं केंद्र की रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि शराब असली है या नकली। इसके लिए जमीन की तलाश चल रही है। बड़ी खबर में देखिए, पहले राज्यपाल अब अपने विधायकों से मिले नीतीश कुमार। एमएलए बोले मुख्यमंत्री ने 2024 के लिए तैयार और एकजुट रहने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को अपने पार्टी जदयू के विधायकों से मिले। उन्होंने विधायकों को सीएम आवास बुलाया था। इससे पहले बुधवार को वे राज्यपाल से मिले थे। अब विधायकों से मुलाकात पर सियासी गलियारे में हलचल है। विधायकों से बातचीत में नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कर रहे हैं। नीतीश कुमार सामूहिक रूप से नहीं बल्कि विधायकों को 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। सीएम पार्टी के विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्याओं को जान और समझ रहे हैं। पार्टी के वहां क्या स्थिति है और किस स्तर पर संगठन को मजबूत बनाए जाने की जरूरत है, इसका भी फीडबैक ले रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, भारतीय रेलवे करेगी भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत। किफायती किराए में कराएगी तीर्थ यात्रा, मिलेगी कई सुविधाएं। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम मिनी रतन के क्षेत्रीय कार्यालय पटना से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रही है। शुक्रवार को बिहार शरीफ में मुख्य पर्यवेक्षक पर्यटन विभाग के संजीव कुमार, अरविंद कुमार चौधरी एवं ऋषिकेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पर्यटक ट्रेन 22 जुलाई को बेतिया से खुलेगी, जो सगोली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किओल, झाझा, जसीडीह, मधेपुर, जामताड़ा, चितरंजन, आसनसोल, आद्रा एवं हिजली स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन से तिरुपति श्री बालाजी दर्शन, रामेश्वरम श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर एवं विवेकानंद रॉक, त्रिवेंद्रम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। भारतीय रेल द्वारा संचालित भारत गौरव ट्रेन में पहली बार 3 श्रेणियां रखी गई है, जिसमें स्लीपर क्लास के यात्रा करने पर इसका 19,620 रुपये प्रति व्यक्ति, जबकि एसी क्लास से यात्रा करने पर 32,075 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा।
खैर में देखिए, राज्य में अब हर प्रखंड के 2 स्कूलों में आधार केंद्र खुलेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में भी अब बच्चों का आधार कार्ड बन सकेगा। इसको लेकर जल्द ही प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों के 2-2 स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर शीघ्र ही उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। पत्र में श्री पाठक ने कहा कि प्रखंड में स्थापित किसी भी 2 साधन संपन्न स्कूलों का चयन कर वहां पर आधार मशीनों को स्थापित कराए। स्कूलों के चयन में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि इसके छात्र कोष और विकास कोष में पर्याप्त राशि हो, ताकि आधार कार्ड बनाने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्कूलों में यह सुविधा होने से जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनका आसानी से यहां आधार कार्ड बन जाएगा। बिहार में अब घर घर जाकर होगा वोटरों का सत्यापन। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जनवरी में। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता का सत्यापन का काम 21 जुलाई से आरंभ होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर राज्य के हर घर में जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या उनके पता बदल गई है, ऐसे में मतदाता के नाम सूची से हटा दिया जाएगा। 26 दिसंबर को सभी दावा आपत्तियों का निष्पादन कर 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के पूर्व 1 जनवरी 2024 के आधार में मतदाता सूची के रिवीजन का काम आरम्भ कर दिया है। पहले चरण का काम 1 जून से आरम्भ किया गया है, जो 20 जुलाई तक चलेगा। इसी दौरान आयोग द्वारा राज्य के सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और बूथ लेवल ऑफिसर को आईटी से संबंधित और सभी प्रकार के गाइडलाइन और कानूनी प्रावधानों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। में देखिए, बिहार में 1,30,000 पीएम आवास अधूरे, जिले को 15 अगस्त तक पूरा करने का दिया गया टारगेट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूरे राज्य में 1,30,000 आवास अपूर्ण है। लंबित आवासों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों के लिए प्रतिदिन आवास बनाने की संख्या निश्चित की गई है। देखिए, राज्य में सबसे अधिक गया में प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण है। गया को प्रतिदिन 559 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके बाद नवादा को 196 तथा अररिया को 113 प्रधानमंत्री आवास प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य है। निर्धारित निश्चित संख्या के अनुसार किसी भी जिले में आवास का निर्माण नहीं हो रहा है। पूरे राज्य में प्रतिदिन 2600 आवास का निर्माण करवाना है। वर्तमान में औसतन लगभग 560 आवास का ही निर्माण हो रहा है।